हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना। देखिए, चाहे आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जनरल पब्लिक हो, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम की ना डिग्निटी और उसकी अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वीडियो होने वाला है ना, इसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे। हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के टाइप्स क्या-क्या होते हैं। इसकी पूरी प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, और अगर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाता है, तो उसके पास क्या-क्या डिफेंसेस यानी कि बचाव उपलब्ध है। साथ ही हम ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर होने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट यानी कि संवैधानिक बहस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कि संवैधानिक जो बहस होती है वो कैसे लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जुडिशियल अथॉरिटी जो है इसके बीच में बैलेंस बनाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना क्या होती है। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे ना, तो जब हमारे किसी एक्शन या कंडक्ट से, हमारे किसी कार्य या व्यवहार से कोर्ट के अथॉरिटी, डिग्निटी या स्मूथ फंक्शनिंग को, अथॉरिटी मतलब अधिकार, डिग्निटी मतलब गरिमा, और स्मूथ फंक्शनिंग मतलब सुचारू कामकाज में किसी तरीके की डिसरिस्पेक्ट आती है, अनादर आता है, डिसओबे आती है, अवज्ञा आती है या अंडरमाइन आता है, या हम करने की कोशिश करते हैं ऐसा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि अगर हम कोर्ट के अथॉरिटी, डिग्निटी और स्मूथ फंक्शनिंग में अपने किसी एक्ट से, अपने किसी एक्शन से या अपने किसी कंडक्ट से डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, डिसोबे करने की कोशिश करें या अंडरमाइन करने की कोशिश करें, तो इसे ही हम कह देते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर अब हम इसकी बात करें कि इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो कानून बना है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, इसका उद्देश्य है इंडिविजुअल जजेस को शील्ड प्रदान करना या फिर जजेस के ईगोस को बनाए रखना। बट ऐसा नहीं है। इसका असली उद्देश्य है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पब्लिक का विश्वास बनाए रखना। यानी कि हमारी न्याय प्रणाली में पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखना, और ये सुनिश्चित करना, ये देखना कि जो भी हमारे कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, यानी कि कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के निर्देश हैं, उनका सही से पालन हो। अगर हम इसके फ्रेमवर्क को देखें, यानी कि इस कानून को कानूनी ढांचा कहाँ से मिलता है, तो द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है, इसका प्राइमरी स्टैट्यूट है। यानी कि ये सबसे पहले इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मान्यता प्रदान करता है। इसके साथ-साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 एंड 215, आर्टिकल नंबर 215, ये भी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित कर रहे हैं ये आर्टिकल्स। ठीक है। जिससे इनके पास अपनी कंटेम्प्ट का अवमानना के लिए ना दंड देने का इनहेरेंट कंटेम्प्ट पावर्स होती है। यानी कि अंतर्निहित शक्तियां इनके पास मौजूद होती हैं, किनके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास। ये कहां से मिली है इनको? आर्टिकल नंबर 215, 215 और 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं, दो प्रकार हैं किसके? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ना दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो अगर हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, तो जो सिविल कंटेम्प्ट है, इसका नेचर होता है रेमेडियल और कोअर्सिव। सिविल कंटेम्प्ट को हिंदी में कहते हैं दीवानी अवमानना, और इसका नेचर क्या हो जाता है? ये उपचारात्मक और बाध्यकारी होता है। ठीक है। देखिए, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान, कोई कोई व्यक्ति कोर्ट के किसी जजमेंट का, डिक्री का, ऑर्डर का या रिट का विलफुल डिसओबियंस करता है, यानी कि जानबूझकर उसकी अवज्ञा करता है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट के किसी जजमेंट की, डिक्री की, आदेश की या फिर रिट की अवज्ञा करता है, या फिर कोर्ट द्वारा दिए गए किसी अंडरटेकिंग, जो वचनबद्धता होती है, उसका ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सिविल कंटेम्प्ट कहा जाता है, सिविल अवमानना कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो सिविल कंटेम्प्ट है ना, इस कानून को अप्लाई करने का मुख्य फोकस क्या होता है पता है? नॉन कंप्लायंस, आदेश ना मानने पर होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को कोर्ट की बात को मनवाना, कंपेल करना। ठीक है।
व्यक्ति को कि वो माने कोर्ट की बात को, इतना विवश कर देना उस इंसान को। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कि आपराधिक अवमानना। इसका जो नेचर होता है वो प्यूनेटिव होता है यानी कि दंडात्मक होता है। देखिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत ना कोई भी ऐसा पब्लिकेशन, कोई प्रकाशन या फिर कोई ऐसा एक्ट आता है जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करता है या उसे लोअर यानी कि कम दिखाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है कोई इंसान, या किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है जो दोषी है, जिस व्यक्ति ने ये सब काम किया है, उसको पनिश करना, उसको दंडित करना, और ऐसा डेटर मतलब ऐसा करने से दूसरों को रोकना। ठीक है, अब हम सिविल कंटेम्प्ट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट का, डिग्री का, डायरेक्शन का, ऑर्डर का, रिट का विलफुल डिसओबेंस करना यानी कि जानबूझकर की गई अवज्ञा, या फिर कोर्ट ने अगर कोई दिया हुआ अंडरटेकिंग है, ठीक है, कोई वचनबद्धता है, उसका विलफुल ब्रीच कर देना, जानबूझकर उसका उल्लंघन करना, ये क्या है, सिविल कंटेम्प्ट है। यहाँ पे ना विलफुल शब्द का जो प्रयोग किया गया है ना बार बार, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो अवहेलना हो रही है ना, ये जानबूझकर हो रही है, ये अनजाने में नहीं हो रही है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट अगर हम देखें की फोकस, तो इसका जो मेन केंद्र है ना, वो ये इस बात पर ध्यान देना है कि जो जितने भी कोर्ट के डायरेक्शन थे ना, जितने भी कोर्ट के निर्देश थे, आदेश थे ना, उनका नॉन कंप्लायंस हुआ है, यानी बात को माना ही नहीं गया। यहाँ जो इंसान है ना, उसका इरादा कोर्ट का एक्टिव डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये था कि वो कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगा, विलफुल डिसोबेंस करेगा कोर्ट के आदेशों का। नेक्स्ट आता है इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यानी उद्देश्य है, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, क्या, रेमेडियल और कोअर्सिव यानी कि उपचारात्मक और बाध्यकारी। मतलब इसका जो मकसद है ना, वो सीधे के सीधे सजा देना नहीं है, बल्कि कंपेल कंप्लायंसेस है, यानी कि आदेश मानने के लिए विवश करना, मजबूर करना, ताकि एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको असल मायने में न्याय मिल सके। जो बात नहीं मान रहा उसको सजा दे करके तो एग्रीव पार्टी को न्याय नहीं मिलेगा ना, बल्कि जो बात नहीं मान रहा उसको ये विवश करना कि वो बात को माने। और नेक्स्ट है इसका लास्ट पॉइंट है आपका जो ये अवमानना है ना, उसका मार्जन या उससे मुक्त होना। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, बहुत ही मशहूर एक लीगल फ्रेज है, वो यूज किया जाता है, कंटेम्नर होल्ड्स द की ऑफ देयर ओन सेल, यानी जेल की चाबी खुद उसके हाथ में ही होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अवमानना करने वाला व्यक्ति जो भी है, वो कोर्ट के आदेशों का फुल्ली ओबे करेगा, यानी पूरी तरीके से मान लेगा, तो उसकी जो अवमानना है ना, वो जनरली जो होती है उसको माफ कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। देखिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सबसे पहले आता है पब्लिकेशन, यानी कि कोई ऐसा प्रकाशन आ गया, चाहे वो लिखित है, चाहे मौखिक है, चाहे संकेतों द्वारा है, जो विजिबल या दृश्यात्मक जिसको भी हम बोलेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसा कोई प्रकाशन है जो कोर्ट के खिलाफ है, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम कर दिया जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहा है, यानी उसे लोअर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिससे जनता की नजर में अदालत का जो रुतबा है ना, वो गिर जाए। ठीक है, दूसरी चीज है प्रिजुडिस प्रोसीडिंग, यानी कि कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे जो न्यायिक कार्यवाही है ना, उस वो दूषित हो रही है। ठीक है, मतलब या तो जैसे कि कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसके ड्यू कोर्स में प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है या उसमें इंटरफेयर कर रहा है, ताकि जो निष्पक्ष कार्यवाही है, सुनवाई है, वो ना हो पाए, या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट जस्टिस यानी कि न्याय में बाधा डाल रहा है, मतलब किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस के काम में रुकावटें पैदा कर रहा है। इनमें से वो कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो कोई बंदा वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, इस जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो कानून है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका उद्देश्य पूरी तरीके से ना प्यूनेटिव होता है, यानी कि जो भी दोषी है उसको सजा दे दो। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो बैड कंडक्ट को पेनलाइज करना ही है, उसको सजा देना ही है, दंड देना ही है। यानी इससे होगा क्या? इससे आने वाले लोग भी जो होंगे ना, वो भी इस हरकत को नहीं करेंगे, ठीक है? एक डर उत्पन्न होगा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, और दूसरा, जनता का विश्वास जो है ना, वो कोर्ट में बना रहेगा। अब देखते हैं सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर अंतर क्या है। तो देखिए, अगर नेचर की बात करें तो सिविल कंटेम्प्ट का जो नेचर होता है रेमेडियल होता है, कोर्सिव होता है, यानी कि बाध्यकारी होता है, और प्यूनिटिव होता है किसका? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का। पर्पस क्या होता है सिविल कंटेम्प्ट का? पर्पस होता है ये इंश्योर करना कि कोर्ट के ऑर्डर का मान किया जाए, कंप्लायंस किया जाए। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ऑर्डर क्या होता है? पनिश देना, किसको? गलत करने वाले को। फोकस किस पे करता है सिविल कंटेम्प्ट? सिविल कंटेम्प्ट फोकस करता है विलफुल डिसोबेंस पर, या फिर ब्रीच हुआ है कोर्ट के ऑर्डर का। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किस पे फोकस करता है? विलफुल एक्ट दैट स्कैंडलाइज द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की जो गरिमा है उसको गिरा रहा है। इंटेंट क्या होता है सिविल कंटेम्प्ट के अंदर? इंटेंट होता है दोषी का कि हम मानेंगे ही नहीं कोर्ट के ऑर्डर को। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दोषी का इंटेंट होता है कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करना, या फिर इंटरफेयर करना कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर। जो सैंक्शन होता है ये सिविल कंटेम्प्ट में कोअर्सिव मेजर होता है। ये उसको ये बाध्य कराना होता है कि नहीं, तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना ही करना है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सैंक्शन होता है प्यूनिटिव, यानी कि फाइन लगा देना या फिर इम्प्रिजनमेंट दे देना। अब जो ये सिविल कंटेम्प्ट होता है ना, ये प्राइवेट पार्टीज और कोर्ट इटसेल्फ सिविल कंटेम्प्ट में कॉग्निजिबल होते हैं, संज्ञान ये दोनों ले सकते हैं। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो संज्ञान होता है वो कोर्ट लेता है, एक्सरसाइजिंग इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है? सिविल कंटेम्प्ट में जो माफी की सीमा होती है वो ये होती है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर को मान लोगे तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में इसकी कोई नहीं होती, माफी नहीं होती है, आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? इसके बाद होता है सिविल कंटेम्प्ट में रोल ऑफ कंटेम्नर क्या होता है कि उसके हाथ में ये चाबी होती है कि वो जेल जाएगा या फिर फ्री रहेगा, ठीक है? तो जेल की चाबी उसी के हाथ में होती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, ये कोर्ट तय करता है कि उसे कितनी सजा मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए अगर माने तो इग्नोरिंग ऑफ इंजंक्शन, कोई इंजंक्शन लगा हुआ है, इग्नोर कर दिया। कोई ऑर्डर आया हुआ है, उसको नहीं माना, मेंटेनेंस देनी है किसी पति को, वो नहीं देगा मेंटेनेंस, कोर्ट के ऑर्डर का डिसोबे हुआ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, कोई कोर्ट के खिलाफ कोई डेट्रोगेटरी स्टेटमेंट्स दे दी है, ठीक है? या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग में रुकावट बन गए हो। तो ये इन दोनों के अंदर अंतर होते हैं। इस स्लाइड्स में ना हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे, जिसमें सेक्शन नंबर 2 हमें बताता है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। सेक्शन नंबर 3 हमें ये बताता है कि अगर कोई इनोसेंट पब्लिकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटेम्प्ट नहीं होगी, यानी कि अनजाने में अगर कोई प्रकाशन किया गया है तो उसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। या फिर प्रकाशन करने वाले को ये नहीं पता कि अभी जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है, तो भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 12, जो हमें बताता है कि पनिशमेंट क्या होगी, कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ होगी, और फाइन होगा 2,000 रुपए का, या फिर दोनों होंगी। सेक्शन नंबर 13 हमें कुछ डिफेंसेस बताता है कि कब जो हमारा एक्यूज्ड है वो इन डिफेंसेस का सहारा लेकर के अपने ऊपर लगे हुए कंटेम्प्ट के चार्ज से फ्री हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 15, ये जो है कंसेंट से जुड़ा हुआ सेक्शन होता है। इसके मुताबिक अगर कोई प्राइवेट सिटीजन, ठीक है, किसी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू कराना चाहता है तो उसे अपने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की रिटन कंसेंट चाहिए होगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 19, ये जो सेक्शन है ये अपील्स, यानी कि अपील, आप अगर किसी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो तो आप इसकी अपील लेके जा सकते हो हायर कोर्ट में। तो इसके तहत अगर किसी हायर कोर्ट की अवमानना का फैसला सुनाया है और उस हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट डिसीजन के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हम अपील फाइल कर सकते हैं। हाउ प्रोसीडिंग स्टार्ट एंड लिमिटेशन, यानी कि जो अवमानना है इसकी कार्यवाही जो है वो शुरू कैसे होती है, और इसके लिए समय सीमा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ इनिशिएशन, यानी कि कार्यवाही शुरू करने के तरीके। तो सबसे पहले आता है सुओ मोटो, यानी कि स्वतः संज्ञान। इसका मतलब है कि जब कोर्ट खुद अपने स्तर पर बिना किसी बाहरी पिटीशन के, बिना किसी बाहरी याचिका या शिकायत के अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देता है, ठीक है? जब भी कोर्ट के संज्ञान में ऐसा कोई केस आता है
तो वो ऑन इट्स ओन अकॉर्ड अपने ही तरीके से एक्शन ले सकता है। और दूसरा तरीका है ऑन मोशन, यानी कि कोई प्रस्ताव आया या कोई आवेदन आया, मतलब एडवोकेट जनरल द्वारा फाइल किया गया कोई शिकायत या फिर कोई प्रस्ताव आया है, ठीक है? या किसी प्राइवेट सिटीजन ने, कोई निजी नागरिक ने आकर के ये मामला जो है कोर्ट में पेश किया है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि एक आम नागरिक जो है वो सीधे ये मामला कोर्ट में नहीं ले जा पाएगा। इसके लिए उसे अपने अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल की ना कंसेंट लेनी अनिवार्य होगी, सहमति लेनी अनिवार्य होगी। अब अगर हम इसकी लिमिटेशन पीरियड देखें, यानी कि इसकी समय सीमा देखें, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन नंबर 20 इसके बारे में ना बहुत ही क्लियर रूल्स बताता है। इस सेक्शन के तहत अवमानना की जो कार्यवाही है उसे शुरू करने की जो सीमा है ना वो 1 ईयर यानी 1 साल तय की गई है। कानून के मुताबिक नो कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, यानी कोई भी कोर्ट अवमानना की जो प्रोसीडिंग है, कार्यवाही है, उसे शुरू नहीं कर सकता अगर जो अवमानना का काम है ना उसको हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है। यानी कि जिस तारीख को अवमानना हुई थी उस तारीख के 1 साल गुजर जाने के बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को शुरू नहीं किया जा सकता, कंटेम्प्ट पे एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब हम देखते हैं वैलिड डिफेंसेस अगेंस्ट कंटेम्प्ट, यानी कि अवमानना के खिलाफ वैध बचाव। मतलब कि अगर कोई एक्यूज्ड है जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया है, उसके पास क्या क्या बचाव उपलब्ध है, वैध बचाव, कानूनी बचाव कौन से हैं? तो ये जो 6 डिफेंसेस दिए गए हैं ये वो यूज कर सकता है और अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज से फ्री हो सकता है। सबसे पहला है ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जनहित में सत्य। तो अगर कंटेम्प्ट जो है उसके खिलाफ कंप्लीट डिफेंस ये माना जाएगा कि वो बंदा ये प्रूफ कर दे कि उसने जो बोला है या जो उसने एक्ट किया है ना वो गुड फेथ में किया गया है, पब्लिक गुड में किया गया है, जनहित के लिए जरूरी था ऐसा करना। नेक्स्ट आता है फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म, निष्पक्ष और उचित आलोचना। देखिए हमारे लॉ ना हमें जजों के खिलाफ और उनके फैसलों के खिलाफ ना रचनात्मक आलोचना की परमिशन देते हैं। किसी भी फैसले के लिए, जजमेंट के लिए या फिर किसी भी जुडिशियल एक्ट के लिए ना कंस्ट्रक्टिव ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो क्या होता है, परमिसिबल होता है, उसकी परमिशन होती है, प्रोटेक्टेड होता है, वो सुरक्षित होता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ विलफुल इंटेंट, यानी कि जानबूझकर किए गए इरादे का अभाव। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि विलफुल इंटेंट होना चाहिए किसी भी अवहेलना में, ठीक है, विलफुल होना चाहिए। लेकिन अगर जो एक्यूज है वो ये शो कर दे कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, जो भी डिसोबे हुआ है वो अनइंटेंशनल हुआ है, ठीक है, या फिर किसी इम्पॉसिबिलिटी या फिर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के कारण हुआ है ये डिसोबे, तो वहां यहाँ पे भी उसको डिफेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वेग और एम्बिगुअस ऑर्डर, यानी कि अस्पष्ट और संदेहात्मक आदेश। अगर कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, उसके अंदर कुछ जो इंस्ट्रक्शंस थे वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो थे वो क्लियर नहीं थे, ठीक है, या फिर ये प्रूफ कर दे कि धुंधलापन था, वेग था वो, ठीक है, तो अगर नॉन कंप्लायंस आता है तो ये जो है ये जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो इंटेंट टू स्कैंडलाइज, मतलब कोर्ट को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। कई बार ना दिए गए जो बयान होते हैं ना उनका गलत गलत मतलब निकाल लिया जाता है, ठीक है, उनको गलत समझ लिया जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि जो भी रिलेटेड कमेंट्स थे जिनसे कोर्ट की बदनामी समझी जा रही है उसे मिसकंडक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्टेड किया गया है, ठीक है, उसे गलत समझा गया है, उसका मीनिंग गलत निकाला गया है, तो ये भी एक डिफेंस की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है अत्यावश्यक परिस्थितियां, यानी कि एक्सीजेंट सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऐसे आपातकालीन इमरजेंसी के मामले आ जाते हैं जहां किसी इमीडिएट हार्म को रोकने के लिए आपने लीगल राइट्स की रक्षा के लिए कोई अर्जेंट इमरजेंसी एक्शन ले लिया है, ठीक है, जिसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या किया है, इमरजेंसी सिचुएशंस में लिए गए एक्ट है, किए गए एक्ट है। अब हम देखते हैं रीच ऑफ लॉ, यानी कि इस कानून का दायरा क्या है, यानी कि कौन कमिट कर सकता है कंटेम्प्ट को, ठीक है, अवमानना का अपराध कौन कौन कर सकता है। तो देखिए नॉर्मली लगता क्या है कि ये जो कानून है ना सिर्फ आम जनता पर लागू होता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कानून है ना, कंटेम्प्ट जो है ना, ये नॉट लिमिटेड टू द जनरल पब्लिक है, बल्कि हमारे पूरे लीगल सिस्टम
लीगल इकोसिस्टम पर यानी कि कानून के तंत्र के हर एक हिस्से पर, हर एक व्यक्ति पर समान रूप से लगता है, ठीक है? इसमें देखिए जो 4 लोग दिखाए जा रहे हैं, सबसे पहले आते हैं लॉयर्स यानी कि वकील, दूसरे आते हैं जजेस यानी कि न्यायाधीश, तीसरे आ रहे हैं स्टेट अथॉरिटीज यानी कि सरकारी अधिकारी या फिर राज्य प्राधिकारी, नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है? यानी कि कॉर्पोरेट कंपनियां और संस्थाएं, एक-एक करके इनको देखते हैं हम। अब देखते हैं कि कंटेम्प्ट बाय लॉयर और जजेस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लॉयर्स की बात करें तो पहला होता है डिसरिस्पेक्टफुल कंडक्ट यानी फिर कि अपमानजनक व्यवहार। अगर कोई लॉयर जो है वो कोर्ट रूम में कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज कर दे रहे हैं, डेट्रोगेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं या डिसरप्टिव बिहेवियर कर दे रहे हैं ना, जिसके कारण जो कोर्ट की कार्यवाही है वो बाधित हो रही है, तो ये कंटेम्प्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन कंप्लायंस यानी कि आदेशों का पालना ना करना, ठीक है? जैसे कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया या कोर्ट ने कोई डेडलाइन दी, समय सीमा दी या कोई प्रोसीजरल रूल बताए, इनका पालन नहीं किया किसी लॉयर ने, तो ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट यानी कि कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट दे देना किसी लॉयर के द्वारा जो कोर्ट के जो सम्मान है ना उसको नीचा दिखा रही है। तो ये भी क्या होता है कंटेम्प्ट माना जाता है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन आता है, कोई फेयर या फिर बोनाफाइड क्रिटिसिज्म किया गया है तो वो परमिसिबल होता है। नेक्स्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है इस केस के लिए, ठीक है? गोपनीय रखना है आपको उस चीज़ को, लेकिन आप फिर भी उसको लीक कर देते हो, तो ये क्या होता है आपका कंटेम्प्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है जजेस के द्वारा अगर, तो सबसे पहले जजेस में हम देखेंगे बायस एंड प्रेजुडिस यानी कि अगर अपने किसी कोर्ट में अगर कोई जज सुनवाई के दौरान, अपनी रूलिंग के दौरान पार्शियल दिख जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, ये कंटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एब्यूज ऑफ कंटेम्प्ट पावर्स यानी कि अवमानना की शक्तियों का दुरुपयोग। अगर कोई जज जो है इस शक्ति का उपयोग जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होती है उनके पास, तो अगर इस शक्ति का जो उपयोग है कोर्ट का मर्यादा बनाए रखने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने खिलाफ होने वाले क्रिटिसिज्म और कोई अगर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसको सप्रेस करने के लिए करते हैं, दबाने के लिए करते हैं, तो ये भी कंटेम्प्ट माना जाता है जजेस के द्वारा। नेक्स्ट आता है इग्नोरिंग प्रोसीजर यानी कि जो भी स्थापित कानूनी प्रक्रिया है ना, उसकी अनदेखी कर रहे हैं, मतलब जानबूझकर ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसको भी कंटेम्प्ट माना जाएगा कि जजेस ने कंटेम्प्ट किया है। अब देखते हैं कंटेम्प्ट बाय स्टेट अथॉरिटी। देखिए, सबसे पहले आता है डिसओबेइंग ऑर्डर्स यानी कि आदेशों की अवज्ञा। देखिए, जब कोई सरकारी विभाग जो होता है या फिर अधिकारी होता है, वो कोर्ट के डायरेक्टिव्स का, मैंडेट एक्शंस का नॉन इम्प्लीमेंटेशन कर देता है, यानी कि उन्हें लागू नहीं करता या विफल हो जाता है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। दूसरा आता है इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप। देखिए, अगर कोई ऑनगोइंग जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है? या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस में रुकावट पैदा की जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, कंटेम्प्ट कहेंगे बाय स्टेट अथॉरिटीज। नेक्स्ट आता है विथ होल्डिंग इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को छिपाना या फिर रोकना। देखिए, अगर कोर्ट ने कोई जानकारी मांगी है उसको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है या कोर्ट इंक्वायरी है उसमें जो है कॉपरेट करने से मना कर दिया जा रहा है, तो इसको भी क्या माना जाएगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट बॉडीज कैसे कंटेम्प्ट करती हैं, तो इसमें भी वही आता है, नॉन कंप्लायंस, नियमों को नहीं मान रही हैं, ठीक है? डायरेक्टिव्स को नहीं मान रही है, इंजंक्शंस की अवहेलना कर रही हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस यानी कि रुकावट बन रही है जस्टिस के अंदर, ठीक है? इंटरप्शंस कर रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं। इसके बाद आता है डिसरिगार्ड ऑफ प्रोसीजर यानी कि कानूनी प्रक्रिया का कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उसका सम्मान नहीं कर रही हैं कानूनी प्रक्रिया का, ठीक है? तो वही सेम सेम है इसके अंदर। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड डिबेट्स यानी कि फ्री स्पीच वर्सेस द कोर्ट। अभिव्यक्ति की आजादी और कोर्ट के बीच संतुलन क्या है, ठीक है? देखिए, भारत में जो कंटेम्प्ट है ना, इसका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19(1) ए के तहत हमें मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके साथ ही को एग्जिस्ट करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका आर्टिकल नंबर 19(2) जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है किस पे, 19(1) ए के ऊपर, यानी कि आप बोलिए लेकिन आप क्या-क्या नहीं बोल सकते, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उसमें जो हमारा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है ना, ये 19(2) के तहत आ जाता है, जो अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर रीजनेबल
रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ठीक है? उचित प्रतिबंध लगा रहा है। अब देखो ये जो हमारा बैलेंस है ना, इसको देखने के लिए हम कुछ लैंडमार्क केसेस देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है ईएमएस नेम्बोर द्विपद वर्सेस टी नारायणन, ठीक है? अब इस मामले में हुआ क्या था, कोर्ट ने ना साफ कहा था कि कोर्ट्स आर ओपन टू स्क्रूटनी, यानी कि अदालतें जो हैं और उनके फैसले जो हैं वो पूरी तरीके से जनता की समीक्षा के लिए खुले हैं। लेकिन ऐसी क्रिटिसिज्म जो हमारी न्याय प्रणाली में पब्लिक का फेथ जो है वो गिरा दे रही है। कानून जो जनता का विश्वास है उसको खत्म कर दे रही है, पूरी तरीके से नष्ट कर रही है या कमजोर कर रही है। तो ये जो है ऐसी क्रिटिसिज्म जो है ये मर्यादा रेखा से पार चली जाती है और उसे हम कंटेम्प्ट मानेंगे। नेक्स्ट केस आता है पीएन डूडा वर्सेस पी शिवशंकर का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो अपना अवमानना का अधिकार क्षेत्र है ना, उसका इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। देखिए ये जो शक्ति है ना, जो पावर मिली हुई है कोर्ट को, इसका उपयोग कभी भी फेयर क्रिटिसिज्म या फिर जेन्युइन लीगल डिबेट के खिलाफ नहीं करना चाहिए, उनको दबाने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कंटेम्प्ट बाय द जजेस माना जाएगा, ठीक है? लास्ट में अगर हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म यानी कि आधुनिक आलोचना की बात करें, तो आज के समय में जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वर्ड है ना, इसकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है, आलोचना होती है। देखिए आलोचक आलोचक जो भी होते हैं इसके, वो उनका ये मानना है कि ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, यानी इसका जो इस्तेमाल है ना, ये विरोध की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है? और कई स्कॉलर जो हैं अब इसमें सुधार चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं। जैसे कि यूके में किया गया क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में अब केवल न्याय की प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप, यानी कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद जस्टिस ही सीमित है, ठीक है? इसके अलावा किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में नहीं जाएगा यूके में। यहाँ पूरे टॉपिक की समरी दी गई है कि पहला है कि जो कंटेम्प्ट है वो आम जनता के जो विश्वास है उसकी रक्षा करता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस की रक्षा करता है, पर्सनल जजेस के पर्सनल ईगोज को प्रोटेक्ट नहीं करता है। सेकंड, अगर हम ये मानते हैं कि जो सिविल कंटेम्प्ट है वो आदेश को मनवाने के लिए कोर्सिव और क्षमा देने वाला जो है वो मेजर है, ठीक है? और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो प्यूनिटिव है। नेक्स्ट आता है कि जो इसका लीगल फ्रेमवर्क है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 एंड 215 से मिला गया है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि अगर आरोपी के पास कानून में कोई डिफेंस अवेलेबल है तो वो उसका यूज करके इस चार्ज से बच सकता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा कानून हमें मौलिक अधिकार जैसे कि 19(1) ए के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो 19(2) में हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दे रहा है। इसी के साथ हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।